Hello everyone, welcome to Daily Prelims Facts, in which we discuss the important news from the Hindu, Indian Express, and PIB. So today is 4th of November 2022, and our first topic is इला भट्ट. So इला भट्ट क्यों न्यूज में है? अभी रिसेंटली इला भट्ट जी की डेथ हुई एट द एज ऑफ 89. She was a very renowned personality, very renowned women's empowerment activist, और इन्होंने फाउंड किया था सेवा को, जिसका फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन. इनका जन्म हुआ अहमदाबाद में 1933 में, और इन्होंने सेवा को फाउंड किया 1972 में. और इसके बाद इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही काम किया, जिसके लिए इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, रमन मैग्सेसे अवार्ड एज वेल एज इंदिरा गांधी पीस प्राइज भी मिला. ये राज्यसभा की भी मेंबर रही, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की भी मेंबर रही 1980 के दशक में. इन्होंने वर्ल्ड बैंक को भी एडवाइस करा, और इन्होंने एड्रेस करा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भी. अगर इनकी बुक देखी जाए तो बुक का नाम है अनुबंध, बिल्डिंग 100 माइल कम्युनिटीज, जो कि पब्लिश हुई 2015 में. इसमें इन्होंने आइडिया दिया 100 माइल कम्युनिटी का. So very important for the examination point of view. अगर नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए तो नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड फॉर स्टेटहुड. सो अभी कौन डिमांड कर रहा है स्टेटहुड की? सो इट इज लद्दाख. सो लेह में और कारगिल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं लोगों के द्वारा कि लद्दाख को स्टेटहुड दे देना चाहिए. अभी रिसेंटली 3 साल पूरे हो गए हैं यूटी एज ए यूटी लद्दाख को, और ये भी डिमांड करी जा रही है कि लद्दाख को स्पेशल स्टेटस भी मिलना चाहिए अंडर शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो अभी शेड्यूल 6 में 4 ही स्टेट्स आती हैं, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. और ये शेड्यूल 6 है क्या? शेड्यूल 6 है कि ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है 4 स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. अगर 5th शेड्यूल की बात करी जाए तो 5th शेड्यूल क्या बोलता है? 5th शेड्यूल बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया अदर देन दीज 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. ठीक है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ के जो ट्राइबल एरियाज बचते हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है वो दिया गया है 5th शेड्यूल में. अगर डिफरेंस की बात करें 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में, तो 6th शेड्यूल बात करता है ओनली इट टॉक अबाउट इकोनॉमिक एज वेल एज social empowerment of these areas. If I talk about fifth schedule, तो ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की ही बात करता है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 5th एंड 6th schedule of Indian Constitution. So I hope this is clear. Next is Pahadi ethnic group. So it was also in news. तो अभी रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इन्होंने इंक्लूजन की बात करी है पहाड़ी एथनिक ग्रुप, किसका? जम्मू एंड कश्मीर का, टू इंक्लूड इन स्केड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट. ठीक है, पहाड़ी एथनिक ग्रुप जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, इसको स्केड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में डालने की बात करी है. एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल्ड ट्राइब के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बट आर्टिकल 342 जो है वो बात करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्पावर है टू नोटिफाई सच ट्राइब. सो आर्टिकल 342 किसको पावर देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि वो ट्राइब्स को नोटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, अगर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करी जाए तो ये 2004 में सेटअप हुआ अंडर आर्टिकल 338A. तो जब ये एस्टैब्लिश हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में. कौन सा एक्ट आया? 89th
सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर बात करी जाए पहाड़ी कम्युनिटी की, तो पहाड़ी कम्युनिटी कौन होती है? पहाड़ी कम्युनिटी वो होती है जो पहाड़ी लैंग्वेज बोलती है, एंड इट आल्सो कवर नंबर ऑफ हेट्रोजीनियस कम्युनिटीज। ठीक है, नंबर ऑफ हेट्रोजीनियस कम्युनिटीज भी होती हैं वहां पे। अभी 3 ही स्टेट हैं इसमें, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करी जाए तो जम्मू कश्मीर की 12 कम्युनिटीज अभी नोटिफाइड हैं एज एसटी। नेक्स्ट न्यूज है फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेके। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी क्यों न्यूज में है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में फर्टिलाइजर के प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कि वो डबल करेंगे फॉस्फेटिक एंड पोटेसिक फर्टिलाइजर सब्सिडी को फॉर द राबी सीजन। सो राबी सीजन कौन सा सीजन होता है? जिसमें फसल लगाई जाती है इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो फसल लगाई जाती है उसको बोलते हैं राबी क्रॉप। तो राबी क्रॉप में क्या क्या आता है? जैसे व्हीट आता है, बार्ले आता है, प्याज आता है, देन मस्टर्ड आता है। इफ आई टॉक अबाउट खरीफ क्रॉप्स, तो खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? सो खरीफ क्रॉप जो कि लगाई जाती हैं मई के मंथ में। ठीक है, एंड जनरली क्या क्या आता है इसमें? इसमें आता है बेसिकली राइस, ज्वार, तुर, बाजरा। ठीक है, तो ये किस में आता है? खरीफ फसल में। तो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो फॉस्फेटिक एंड पोटासिक फर्टिलाइजर की सब्सिडी इंक्रीज कर देंगे। अगर फर्टिलाइजर की प्राइस की बात करी जाए तो अंडर द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, जो कि 2010 में स्कीम आई थी, ये प्राइस द प्राइजेस आर फिक्स्ड बाय द कंपनी। तो इसके तहत क्या है कि जो भी प्राइस रहेंगे वो फिक्स करे जाएंगे कंपनी के द्वारा, और गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी उनको प्रोवाइड करके देगी, और सब्सिडाइज फॉस्फेटिक एंड पोटासिक फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करे जाएंगे। बट ये यूरिया में नहीं दी जाती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूरिया इज नॉट कम, यूरिया डज नॉट कम्स अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Based on the nutrient content present in them, so as to keep the price within reasonable level। यूरिया इसमें नहीं आता, बट फोस्फेटिक एंड पोटाशिक फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फर्टिलाइजर प्राइसिंग की बात करी जाए, फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करी जाए, तो इसको कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? डिपार्टमेंट देखता है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, जो कि किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और अगर प्राइसिंग, यूरिया प्राइसिंग पॉलिसी देखी जाए तो ड्यू टू नेचुरल गैस बेस्ड फीड स्टॉक, एमआरपी ऑफ यूरिया इज स्टैचुरली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एमआरपी कौन फिक्स करता है यूरिया की? इसको फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि यूरिया का जो यूज है वो इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें भी काफी ज्यादा है। सो इसका जो एमआरपी डिसाइड किया जाता है, कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, और सेंटर इसके लिए सब्सिडी भी पे करता है फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर को ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर सब्सिडी की बात करी जाए तो सब्सिडी कैसे पे होती है? सब्सिडी पे होती है थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। ठीक है, और ये कंसेप्ट कब आया था? 2018 में। रिटेलर्स जो है वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन को भी लिंक कर सकते हैं विद द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, और इसको क्या बोलते हैं? ई उर्वरक डीबीटी पोर्टल। और फार्मर जब
परचेज करेंगे फर्टिलाइजर को, तो उनको आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। या तो वो किसान क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं या तो आधार कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। ओनली सेल रजिस्टर्ड ऑन द ई उर्वरक पोर्टल गेट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर द कंपनी। तो जो इस पोर्टल में रजिस्टर्ड होगी सेल, वो उसी की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा कंपनी को। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रिसेंट डेवलपमेंट पता होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू यूरिया। देखो, इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है यूरिया को, और ये पार्शली इक्वल टू 30% है इंपोर्ट हमारा। और 30% कितना हुआ? 35 मिलियन टन्स, जो कि हम ये करते हैं, एवरेज कंजप्शन करते हैं इंडिया में। और 30% इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से। सो इंपोर्ट की डिपेंडेंस को कम करने के लिए 5 यूरिया प्लांट लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा बाय 2025। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि क्या करेंगे, 6.5 मिलियन टन कैपेसिटी से काम करेंगे। और एग्जिस्टिंग 32 प्लांट जो हैं वो इसमें हो जाएंगे, एंड 26 मिलियन टन की कैपेसिटी हमारी हो जाएगी, विच इज वेरी ह्यूज। और इसमें इंडिया और क्या कर रहा है, नैनो यूरिया प्रोडक्शन को भी बूस्ट करने की बात कर रहा है, जिससे हमारा जो इंपोर्ट है वो कम हो सके और हम इसमें सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर हो सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। सो इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व कब सेलिब्रेट किया गया? 3 नवंबर को। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बायोस्फीयर की बात करी जाए तो इसको इंटरनेशनल डेजिग्नेशन दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। इज एन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन बाय यूनेस्को। और क्यों दिया गया है? ताकि इसका नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप जो है वो एक्सटेंड हो सके ओवर लार्ज एरिया ऑफ टेरिटोरियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व्स जो रहते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप को, जो कि एक्सटेंड रहते हैं टेरिटरी, मरीन इकोसिस्टम तक। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करी जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एस्टैब्लिश कब हुआ? 1971 में, ठीक है। इट इज द बैकबोन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन एंड लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। नीलगिरी हिल जो है, नीलगिरी माउंटेन्स जो हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व जो है, वो स्ट्रेच करता है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में। और ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला 2000 में। अगर बात करी जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की, तो वो किस कंट्री में है? वो है स्पेन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है राइनो हॉर्न आर श्रिंकिंग। सो अकॉर्डिंग टू ए स्टडी in the latest edition of People and Nature by British Ecological Society, ये बताया जा रहा है कि हॉर्न जो है राइनोसोर के, वो स्मॉल हो रहे हैं, एंड दीज आर गेटिंग स्मॉलर ओवर टाइम। और ये क्यों हो रहे हैं स्मॉल? क्योंकि इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है हंटिंग का। वन हॉर्न राइनो की बात करी जाए तो इसको इंडियन राइनो भी बोला जाता है, एंड इट इज द लार्जेस्ट राइनो स्पीशीज। और इट इज आइडेंटिफाइड बाय अ सिंगल ब्लैक हॉर्न एंड ग्रे ब्राउन हाइड विद स्किन फोल्ड, ठीक है। तो इसकी अगर फूड देखा जाए तो बेसिकली ये प्राइमरली ग्रेज क्या करते हैं, इनके डाइट में मोस्टली होता है ग्रास, लीव, ब्रांचेस ऑफ shrubs and trees, fruit and aquatic animals। टेल मी, राइनोस जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? वन हॉर्न राइनो। वन हॉर्न राइनो
सबसे ज्यादा होते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। बट देयर इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर के मामले में तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, बट अगर मैं क्वेश्चन चेंज करूं और मैं बोलूं कि किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वन हॉर्न्ड राइनो की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट है। सो इट इज पोबिटोरा, जो कि आसाम में ही है, पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वन हॉर्न राइनो का IUCN स्टेटस देखा जाए, सो इट इज वल्नरेबल। वल्नरेबल स्टेटस है किसका? वन हॉर्न राइनो का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आता है और इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। ये साइट अपेंडिक्स 1 में रखा गया है इसको, जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीशीज ऑफ फ्लोरा, वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। तो इसको भी जो वन हॉर्न राइनो है उसको अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट कन्वेंशन में रखा गया। अगर कुछ एफर्ट्स की बात करी जाए तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो था एशियन राइनोस को लेकर, जो कि 2019 में हुआ, ये 5 कंट्रीज ने साइन किया, जिसमें इंडिया था, भूटान था, नेपाल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो यहाँ पे राइनोज पाए जाते हैं एंड इनकी कंजर्वेशन के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए इन कंट्रीज ने दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करी जाए तो DNA प्रोफाइलिंग जो है वो राइनोस की करी जा रही है थ्रू आउट द कंट्री। नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी भी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर इंडियन राइनो विजन 2020 देखा जाए तो ये लॉन्च किया गया था 2005 में टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ राइनोस। ठीक है, और ये टारगेट कितना था? 3000। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर राइनो का देखा जाए, अगर स्टेटस देखा जाए तो राइनो के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है दैट इज व्हाइट राइनो। तो अगर इसकी वर्ल्ड पॉपुलेशन देखी जाए तो ये 17,212 से 18,915 है, और ये अभी पास्ट टाइम में डिक्रीज हुई है। इसका IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटन्ड। सो व्हाइट राइनो का IUCN स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटन्ड। वन हॉर्न राइनो का जो पॉपुलेशन है वो ये माना जा रहा है कि ये ग्रेटर देन 3,700 है एंड इट इज इंक्रीजिंग। IUCN स्टेटस है इसका वल्नरेबल। फिर आता है ब्लैक राइनो। तो इसका पॉपुलेशन है टोटल 5,366 टू 5,627, और इसका IUCN स्टेटस जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर जावा राइनो आता है। जावा राइनो पार्शियली अभी बोला जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 75 है, और इसका भी IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देन सुमात्रन राइनो, तो इसकी पॉपुलेशन बोली जा रही है लेस देन 80 है, जो कि डिक्रीज हो रही है एंड इट इज आल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सो ब्लैक, जावा एंड सुमात्रन राइनो का जो IUCN स्टेटस है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जो इंडियन वन हॉर्न राइनो है उसका है वल्नरेबल, एंड व्हाइट राइनो का IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है पनामरम हिरोनरी। हिरोनरी क्या होता है? हिरोनरी बेसिकली ब्रीडिंग ग्राउंड होता है हिरोन्स का। हिरोन्स क्या है? हिरोन्स इज ए बर्ड। ठीक है, सो पनमरम हिरोनरी क्या है? इट इज द लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ हिरोन्स इन द मालाबार रीजन, is a set to get fresh lease of life thanks to the intervention of Kerala government biodiversity board and the
पनामाराम ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये क्या है, लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है किसका, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ हिरन, और हिरन क्या है, बर्ड्स। सो अगर पनामाराम हिरोनरी की बात करी जाए तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मिक्स्ड स्पीशीज है हिरोनरी की, कहां पे, केरला में। ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट साइट फॉर ब्रीडिंग 9 स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है ब्लैक हेडेड इबिस, पर्पल हिरन, लार्ज एग्रेट, मीडियम एग्रेट, लिटिल एग्रेट, pond heron, night heron, and little cormorant. And it is the only location in the state. Paramaram Heronry, it is the only location in the state where cattle egret breed. It is also a bird species. The heronry formed on sandbank. Sandbank क्या होता है कि रिवर से ऊंचा जब रेत का टिल्ला जैसे बन जाता है उसको बोलते हैं सैंड बैंक। तो ये पनमारम रिवर के पास बनता है एंड वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला में ये है। सो इसमें बेसिकली ये जो हिरोनरी बनती है ये कैसे बनती है, सैंड बैंक से बनती है। वेजिटेशन जो है वहां से वहां पे बनती है एंड जो बैम्बू ग्रोव होता है उसकी हेल्प से बनती है। अगर पनमारम रिवर की बात करी जाए तो पनमारम रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है कांबनी रिवर की, अलोंग विद मनंथावडी, बावली, नौलपुजा एंड नोगू रिवर। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लो। अगर इसको देखा जाए कि इसके ऊपर थ्रेट क्या है, पनमरम हिरोनरी को लेके थ्रेट क्या है, तो अभी बैम्बो ग्रोव्स जो है उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो सैंड माइनिंग जो है वो हो रही है, तो जिसके कारण ब्रीडिंग ग्राउंड जो है इन हिरॉन्स का वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो दिस इज द डेंजर, दिस इज द मेजर थ्रेट फॉर हिरॉन्स। और अगर हिरोनरी की बात करी जाए तो ये क्या है, बेसिकली हमने बात तो करी ली, ब्रीडिंग ग्राउंड है हिरॉन्स का। हिरॉन्स आर लॉन्ग नेक्ड fresh water and coastal world, some of which are referred as egret or bitterns rather than herons। तो कभी कभी इनको एग्रेट और बिटरन भी बोला जाता है rather than herons। तो ये लॉन्ग नेक्ड फ्रेश वाटर एंड कोस्टल वर्ड होते हैं, जो कि जिनका बहुत बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड है। ठीक है, ये जो हमने प्लेस की बात करी। हिरॉन इज ए एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, हैव लॉन्ग बीक्स। IUCN स्टेटस क्या है इसका, IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है चार मीनार। चार मीनार की न्यूज में है, अभी राहुल गांधी जी ने अभी यहाँ पे नेशनल फ्लैग जो है वो फहराया। तो चार मीनार के बारे में आपको पता होना चाहिए। चार मीनार बिल्ड करा गया था सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 में। तो इसको बिल्ड किया गया टू ऑनर हिज वाइफ भगमती। भगमती वॉज द वाइफ ऑफ सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, एक पॉपुलर बिलीव से ये माना जाता है कि चार मीनार को बिल्ड क्यों किया गया था, टू एलिमिनेट प्लेग। और उस टाइम में एंटायर सिटी प्लेग से बुरी तरह ग्रसित थी, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए चार मीनार बनाए गए। और चार मीनार क्या डेडिकेट करते हैं, चार मीनार डेडिकेट करते हैं चार खलीफा को, जो कि इस्लाम के चार खलीफा थे, उनको डेडिकेट करे गए हैं, ऐसा भी माना जाता है। अगर चार मीनार की बात करी जाए तो इसका क्रेडिट जाता है ईरानियन आर्किटेक्चर मीर मोमिन अस्ट्रावाडी। ठीक है, जो कि हैदराबाद में सेटल हो गए और इन्होंने डिजाइन किया था चार मीनार को। अगर इसके डिजाइन की बात करी जाए, आर्किटेक्चर डिजाइन की बात करी जाए, सो इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ताजियाज शिया ताजियाज से इंस्पायर्ड होके ये डिजाइन लिया गया था। और ये ताजियाज वर बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ हुसैन।
और हुसैन कौन थे? सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्होंने अपनी वाइफ को लोस्ट कर दिया था एट द बैटल ऑफ करबाला। तो चार मीनार बना है ग्रेनाइट से, लाइम मोर्टार से एंड पल्वराइज्ड मार्बल से। ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द चार मीनार देयर इज ए मॉस्क विच इज बिलीव्ड टू बी द ओल्डेस्ट मॉस्क ऑफ हैदराबाद सिटी। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट मॉस्क मानी जाती है हैदराबाद सिटी की। चार मीनार जो बना है वो बना है ईस्ट बैंक ऑफ मूसी रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और अगर चार मीनार की बात करी जाए तो अलोंग विद कुतुब शाही मोन्यूमेंट ऑफ हैदराबाद, गोलकुंडा फोर्ट, द कुतुब शाही टॉम्ब आर इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, very very important for the examination point of view. So monument was submitted by permanent delegation of India to UNESCO on September 2010। ठीक है, तो ये मोनुमेंट 2010 10 सितंबर को परमानेंट सबमिटेड किया गया परमानेंट डेलीगेशन ऑफ इंडिया टू यूनेस्को। सो नोट डाउन कर लो आप इसको। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So that's it. We have discussed 7 topics from the news. Thank you so much.